हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम जॉइंट टॉर्ट फीजर के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आज की वीडियो में जो भी टॉपिक है और जिन पे हम पॉइंट पे डिस्कस करेंगे वो है इसका मीनिंग, इसकी डेफिनेशन, इसके केस लॉज और इंडिया में जॉइंट टॉर्ट फीजर की क्या स्थिति है। तो आज की वीडियो में इन पॉइंट पर फोकस रहेगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। बट आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, आपके लिए इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि आप टॉर्ट के नोट्स अगर लेना चाहते हैं तो सिंपल लैंग्वेज में और हिंदी में टॉर्ट के नोट्स आप स्क्रीन पर दिख रहे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके केवल 99 रुपीज़ में आप टॉर्ट के नोट्स ले सकते हैं, जो PDF फॉर्म में है, और उनको आप प्रिंट करा सकते हैं। जो नोट्स हैं वो मैंने खुद बनाए हैं। इजी लैंग्वेज में आपको टॉर्ट के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक के नोट्स जो हैं वो मिल जाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे इसके मीनिंग, इसके अर्थ की। अर्थ अगर हम देखें इसका, तो दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति को क्षति पहुंचाई जाए, यानी कि जब दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, किसी को क्षति पहुंचाते हैं, तो वहाँ होता है आपका जॉइंट टॉर्ट फीजर। अब देखिए, सिंपल वर्ड्स में अगर आप इस टॉपिक को देखें तो ये मिलता जुलता आपके IPC के सेक्शन 34 की तरह से है। 34 में जिसमें कॉमन इंटेंशन की बात होती है और जिसमें ये बताया गया है कि जब एक या एक से ज़्यादा व्यक्ति अपनी किसी कॉमन इंटेंशन को फॉलो करते हुए किसी क्रिमिनल एक्ट को करते हैं तो वहाँ पर हर व्यक्ति दोषी होता है ना। बिल्कुल उसी तरीके से सेम टॉपिक ये आपका टॉर्ट में है, वहीं से लिंक कर रहा है और बिल्कुल मिलता जुलता है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि दो या दो से ज़्यादा पर्सन हैं, दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति हैं और उनके किसी रॉन्गफुल एक्ट से किसी को डैमेज हुआ है, यानी किसी को डैमेज पहुँचाने वाले जो व्यक्ति हैं वो एक नहीं है, दो हैं या दो से ज़्यादा हैं, और उनका एक ही जैसा कॉमन ऑब्जेक्ट होता है। मतलब वो पहले से ही अपने माइंड में जो है ये सेट रखते हैं कि हम ये एक्ट करेंगे और उससे किसी को अगर डैमेज हो जाए तो वो होगा आपका संयुक्त अपकृत्यकर्ता, यानी कि जॉइंट टॉर्ट फीजर। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए A नाम के एक व्यक्ति को B और C नाम के दो व्यक्तियों ने जानबूझकर इंटेंशनली डैमेज या नुकसान पहुंचाया है, तो यहाँ पर B और C को आप कहोगे जॉइंट टॉर्ट फीजर्स। अब A चाहे तो दोनों पर एक साथ केस फाइल कर सकता है, या फिर वो चाहे तो अलग अलग भी केस फाइल कर सकता है। तो दो या दो से ज़्यादा होने चाहिए जो आपके साथ टॉर्ट कर रहे हैं या जिसके रॉन्गफुल एक्ट से आपको नुकसान हो रहा है। लेकिन होता क्या है, अब इसमें एक और पॉइंट है। यहाँ पर देखिए, एक चीज़ ये है कि डेफिनेशन से ही आपको और क्लियर हो जाएगा। दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति दोषपूर्ण कार्य सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में करते हैं। अब सामान्य उद्देश्य, कॉमन ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। इसका मतलब ये है कि वो पहले से उस चीज़ को प्लान बनाते हैं, उस चीज़ की प्लानिंग करते हैं कि हम दोनों मिलकर ये एक्ट करेंगे, और अगर उससे किसी को डैमेज हो गया तो वो हो जाएगा हमारा जॉइंट टॉर्ट फीजर। अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है, स्वतंत्र अपकृत्यकर्ता। एक होता है जो हम पढ़ रहे हैं आज, जॉइंट टॉर्ट फीजर, और एक होता है इंडिपेंडेंट टॉर्ट फीजर। इंडिपेंडेंट और जॉइंट वाले में क्या फ़र्क होता है? जो जॉइंट होता है उसमें पहले से वो प्लानिंग किए हुए होते हैं, मतलब पहले से ही तय होता है उनका कि हमें क्या एक्ट करना है। अब मान लीजिए A और B दोनों मिलकर कार की रेस लगाते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि कार को हम C की कार के आगे टकराएंगे। C जो कार चला रहा है वहाँ जाते हैं, दोनों रेस लगाते हैं और उसकी कार के आगे टकरा जाते हैं। C को डैमेज होता है, तो दोनों क्या हुए? A और B क्या हुए? ये हुए आपके जॉइंट टॉर्ट फीजर, क्योंकि पहले से उन्होंने डिसाइड किया हुआ था कि हमें C की कार के आगे अपनी कार को टकराना है। लेकिन अगर मान लीजिए दोनों मिलकर कार की रेस लगाते हैं, या मान लीजिए दोनों साइड से आ रहे हैं अपनी अपनी कार लेकर, A और B, उन्हें नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। C भी एक साइड से आ रहा है और आपस में दोनों जैसी कार चलाते हुए आते हैं वो C की कार के आगे टकरा जाते हैं, C को डैमेज हो जाता है। यहाँ पर A और B का पहले से कोई प्लान नहीं था, कोई उन्होंने माइंड में सेट नहीं किया हुआ था कि हमें C की कार के आगे टकराना है, बट उनकी लापरवाही के कारण उनकी जो दोनों कार थी वो C की कार के आगे टकरा जाती है। तो यहाँ पे हुआ इंडिपेंडेंट टॉर्ट फीजर, यानी कि दोनों का पहले से कोई प्लान नहीं था, इसलिए वो स्वतंत्र अपकृत्य कहलाएंगे।
तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि जॉइंट टॉर्ट फीजर में पहले से प्लानिंग की होती है, और जो इंडिपेंडेंट टॉर्ट फीजर होते हैं उनमें पहले से कोई प्लान नहीं होता, लेकिन जो आपको डैमेज कर रहे हैं जो पर्सन, वो 2 होते हैं या 2 से ज़्यादा होते हैं। और यही बात होती है जॉइंट टॉर्ट फीजर में, वहाँ भी व्यक्तियों की संख्या 2 या 2 से ज़्यादा, बट वहाँ पे प्लान होता है, लेकिन इंडिपेंडेंट टॉर्ट फीजर में प्लान नहीं होता है। तो ये फ़र्क होता है दोनों में, क्योंकि कभी कभी दोनों के बीच में कभी कभी डिफरेंस पूछ लिया जाता है एग्जाम में, इसलिए मुझे लगा कि एग्जाम्पल से समझाना आपको सही होगा। अब बात कर लेते हैं इसके केस लॉ की। बहुत ही लैंडमार्क केस है ब्रुक वर्सेस बुल, कभी कभी एग्जाम में सीधा भी पूछ लिया जाता है। अब देखिए इस केस में होता क्या है, पहले केस के फैक्ट जानेंगे हर बार की तरह। इस केस में होता क्या है कि ए और बी सी के घर में, क्योंकि गैस की गंध आ रही थी, उसकी लीकेज को ढूंढने के लिए एक लैंप जैसी रोशनी लेकर जाते हैं। अब लेकर जाते हैं तो गैस की लीकेज तो क्योंकि वहाँ पर पहले से ही थी, अब लैंप की आग से जो गैस है वो आग पकड़ लेती है, विस्फोट हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है, जिससे पूरा का पूरा जो घर है वो डैमेज हो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है। हालांकि ए के काम से विस्फोट हुआ था, लेकिन जिम्मेदार किसको माना गया? दोनों को माना गया, ए को भी माना गया और बी को भी माना गया। क्यों? क्योंकि उनका कॉमन ऑब्जेक्ट था, पहले से ही उनके पहले से प्लानिंग थी कि हम दोनों जाएंगे और सी के घर में जाके गैस की लीकेज को ढूंढेंगे कि कहाँ से लीकेज हो रहा है। तो यहाँ पर उन दोनों को जॉइंट टॉर्ट फीजर माना गया और उनको जिम्मेदार ठहराया गया कंपनसेशन के लिए, कि उनका जो उद्देश्य था वो बिल्कुल सेम था, दोनों का ऑब्जेक्ट बिल्कुल एक था, इसलिए उनको यहाँ पर जिम्मेदार माना गया। और ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है जॉइंट टॉर्ट फीजर का। ठीक है, अब हमने यहाँ तक जॉइंट टॉर्ट फीजर पढ़ा, इसके कुछ मेन एलिमेंट्स भी तो हो सकते हैं। तो इसके आवश्यक तत्व की अगर हम बात करें तो सबसे पहला आवश्यक तत्व है, सबसे पहला व्यक्तियों की संख्या, कितने व्यक्ति चाहिए? 2 या 2 से ज़्यादा, सबसे पहला। सेकंड, इंपॉर्टेंट की बात करूं, इसमें है आपका कॉमन ऑब्जेक्ट, तो उद्देश्य को ध्यान रखना है, उनका जो उद्देश्य हो वो समान होना चाहिए। तीसरे पॉइंट की अगर बात करें तो वो है उस उद्देश्य को फॉलो करते हुए, उस एक्ट को फॉलो करते हुए उन्होंने कोई एक्ट किया हो, यानी कि जो उनका उद्देश्य था ना उसी के बेसिस पर उन्होंने उस एक्ट को किया हो, उस काम को किया हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज लास्ट में है डैमेज, और उनके उस एक्ट से किसी व्यक्ति को डैमेज हुआ हो, नुकसान हुआ हो। तो सबसे पहले व्यक्ति चाहिए, उनका एक कॉमन ऑब्जेक्ट हो, उससे उन्होंने कोई एक्ट किया हो और उस एक्ट से किसी को डैमेज हुआ हो। तो ये है जॉइंट टॉर्ट फीजर के आवश्यक तत्व, इंपॉर्टेंट और मेन एलिमेंट्स। यहाँ तक क्लियर होने के बाद अब बढ़ते हैं हम आगे। अब ये जो केस है मैरीवेदर वर्सेस निक्सन, ये भी बहुत ही लैंडमार्क केस है। अब इसको केस को डिस्कस करने से पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए ए को 6 लोग या मान लीजिए चलो 5 लोग जो हैं ए को डैमेज पहुंचाते हैं। 5 लोग थे डैमेज पहुंचाने वाले, व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 2 से ज़्यादा है, 2 से तो ज़्यादा ही है, तो हो गया जॉइंट टॉर्ट फीजर। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ? 5 लोग उसको डैमेज पहुंचाते हैं। उन 5 लोगों में से क्या हुआ? वो केवल केस फाइल कितनों के करता है? केवल 2 के करता है। चलिए 2 लोगों के खिलाफ वो केस फाइल कर देता है। अब इन 2 से उसने सारा का सारा कंपनसेशन ले लिया। ठीक, 2 से सारा का सारा कंपनसेशन ले लिया, जो भी उसको डैमेज हुआ है, जो भी नुकसान हुआ है उन 5 लोगों के रॉन्गफुल एक्ट से। अब क्या होता है, अब चूंकि इन 2 लोगों ने जो पहुंचा दिया उसको कंपनसेशन, उसको मुआवजा दे दिया, तो बाकी के जो 3 लोग हैं, अब क्या ये 2 व्यक्ति ये उन बाकी के बचे हुए 3 लोगों से कुछ वसूल सकते हैं कि भाई हमने सारा का सारा डैमेज, सारा का सारा कंपनसेशन जो है वो अकेला ए को चुकाया है, इतना बड़ा डैमेज हुआ था, तो क्या अब ये 2 व्यक्ति इन 3 से कुछ वसूल सकते हैं कि तुम भी तो डैमेज में शामिल थे, तुम भी कुछ दो? तो पहले रूल ये था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर इन 2 से वसूल लिया है तो बाकी के 3 से वसूला नहीं जा सकता, ये माना जाता था पहले। लेकिन बाद में क्या होता है कि मैरीवेदर वर्सेस निक्सन के केस में ऐसा ही हुआ था, है ना। ये जो केस है ना, ये बिल्कुल इसी सिचुएशन से डील करता है कि आपने अगर कुछ से वसूल लिया, कुछ को आपने छोड़ दिया, तो आप उससे वसूल नहीं सकते। बिल्कुल यही फैक्ट कुछ कुछ इस केस में थे। और उस केस में, ये जो केस है मैरीवेदर का, इसमें कोर्ट ने यही कहा था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
अगर आपने 2 लोगों से वसूल लिया तो वो 2 लोग जो है वो बाकी के 3 से वसूल नहीं सकते हैं। जिनसे वसूल लिया ठीक है, अब आप उनसे नहीं वसूल सकते, वे जो 2 लोग थे। तो इसे कहा गया मैरीवेदर वर्सेस निक्सन का रूल। ये रूल जो है, जो इस केस में अप्लाई किया गया था, 136 साल तक चलता रहा, बहुत पुराने समय तक चलता रहा, बहुत लंबे समय तक चला। इसी को सही माना जाता रहा कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए, जिनसे वसूला वो बाकी से नहीं वसूल सकते। लेकिन बाद में होता क्या है, बाद में आया 1935 में लैंड रिफॉर्म एक्ट, यानी कि विधि सुधार अधिनियम, जिससे इस रूल को ख़त्म कर दिया गया और ये कहा गया कि नहीं, अब ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए 5 लोगों ने डैमेज पहुंचाया है, 2 से वसूल लिया, तो वे 2-3 से वसूली कर सकते हैं। क्यों उनको जिम्मेदार ठहराया जाएगा? इस केस में ये माना गया कि भैया वे भी तो जॉइंटली, वे भी तो साथ में थे टॉर्ट करने के रॉन्गफुल एक्ट से, जिससे सामने वाले को डैमेज हुआ है। तो अब ये 2 लोग कह सकते हैं कि अब तुम कुछ हमें दो, क्योंकि हमने सारा का सारा जो मुआवजा है वो पूरा किया है जिसको हमने डैमेज पहुंचाया था। तो यहाँ पर क्योंकि ये सारे व्यक्ति एक साथ डैमेज में शामिल थे, तो अगर इनसे वसूला जा चुका है तो फिर ये इनसे, ये जो 2 व्यक्ति हैं, ये इनसे ले सकते हैं कि तुम भी हमें दो। ठीक, और यही सारे पॉइंट्स जो हैं इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के लिहाज से। यहाँ पर जो क्वेश्चन बनते हैं वो इसी तरीके के बनते हैं कि कौन सा केस था जिससे मना किया गया था कि बाकी से वसूला नहीं जा सकता, और फिर कौन से एक्ट से बदलाव हुआ, ये सब। तो 1935 का एक्ट आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इंडिया के बारे में, यानी कि इंडिया में जॉइंट टॉर्ट फीजर की क्या स्थिति है, किस तरीके से यहाँ पर ये सिद्धांत अप्लाई होता है। तो देखिए, अगर बात करें हम इंडिया की, तो जब 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति किसी को डैमेज पहुँचाते हैं, चाहे उनकी पहले से कोई इंटेंशन, कोई प्लानिंग हो या ना हो, है ना, वहाँ क्या होता है, इंग्लैंड में तो मैंने अभी आपको बताया कि ये जो स्थिति है वो इंग्लैंड की है। ठीक, चाहे इंडिपेंडेंट टॉर्ट फीजर की मैं बात करूँ, स्वतंत्र अपकृत्यकर्ता की, चाहे मैं जॉइंट टॉर्ट फीजर की बात करूं, तो ये अलग अलग स्थितियां जो है ना, ये आपको इंग्लैंड में मिलेगी, क्योंकि पूरा का पूरा जो टॉर्ट है वो आपका इंग्लैंड के लॉ पर आधारित है। तो इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया में चाहे 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति चाहे तो इंडिपेंडेंटली किसी टॉर्ट को करें, मतलब पहले से उनकी कोई प्लानिंग नहीं है, या चाहे मिलकर किसी एक्ट को करें, पहले से उनकी कोई प्लानिंग हो, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर अगर कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति ने किसी को डैमेज पहुँचाया है तो वो कहलाते हैं कंपोजाइट टॉर्ट फीजर। कंपोजाइट टॉर्ट फीजर, इसका मतलब भी यही होता है कि जॉइंट टॉर्ट फीजर जैसी ही बिल्कुल स्थिति होती है। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट और जॉइंट टॉर्ट फीजर नहीं होता, बल्कि कंपोजाइट टॉर्ट फीजर होता है। एक तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, अब इंडिया में ये जो मैरीवेदर वर्सेस निक्सन के केस में हमने पढ़ा कि भैया 2 से ले लिया तो तीसरा वो बाकी 3 से नहीं वसूल सकता, जिन 2 से वसूल किया। तो इंडिया में कैसी स्थिति है? तो देखिए, अब जो बाद में जो लॉ रिफॉर्म एक्ट आया था 1935 में, तो यहाँ पर तो ऐसा कोई एक्ट नहीं है इंडिया में जो इस बात को निर्धारित कर सके कि भैया अब हमें क्या चीज़, कौन सी स्थिति हमें फॉलो करनी है। हमें मैरीवेदर वर्सेस निक्सन के रूल को मानना है कि वसूल सकते हैं या नहीं वसूल सकते, या फिर हमें 1935 के इस एक्ट को मानना है। तो किसको मानना है हमें? तो यहाँ पर अब देखिए, बहुत सारे केस लॉ आते हैं इंडिया में। कुछ केस लॉ में माना गया, कुछ केस लॉ ऐसे थे जिसमें मानने से इसको मना कर दिया गया। सबसे इम्पोर्टेंट केस अगर मैं बात करूं तो वो है आपका धरणीधर बनाम चंद्रशेखर। ये केस आपको ध्यान रखना है और बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है इस स्थिति पर कि मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। तो इस केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसको वैसे तो मानने से इनकार कर दिया। इन्होंने कहा कि ये जो सिद्धांत है ना मैरीवेदर वर्सेस निक्सन का, ये ना तो न्याय पर आधारित है, ना साम्य पर, और ना ही सद्विवेक। तो इसलिए इसे भारत में हमें लागू नहीं करना चाहिए। जस्टिस हिदायतुल्लाह की अगर बात करें तो उन्होंने इस केस में कहा कि इंग्लिश लॉ में, क्योंकि देखिए ये जो मामला था मैरीवेदर वर्सेस निक्सन का, ये एक इंग्लिश केस था, तो उन्होंने यही बात इसमें दोहराई है कि इंग्लिश मामले में, अंग्रेजी मामले में मैरीवेदर वर्सेस निक्सन के केस में जो भी सिद्धांत दिए गए थे उन्हें हमें भारत में लागू नहीं करना चाहिए। तो इंडिया में कुछ ऐसे केसेस आए जिसमें इसको अप्लाई किया गया, कुछ ऐसे केसेस आए जिसमें इसको मानने से मना कर दिया। बट सबसे इम्पॉर्टेंट केस जिसमें इसको मानने से मना किया है धरणीधर वर्सेस चंद्रशेखर का केस है। ध्यान रखना है आपको, इंडिया में हमारे यहाँ पे लॉ रिफॉर्म एक्ट जैसा कोई एक्ट नहीं है जिससे ये बताया जा सके
कि जो आपने कुछ से वसूल लिया तो वो बाकी दूसरों से वसूल सकता है या नहीं। तो ये थी इंडिया में स्थिति की बात। तो आज की वीडियो में हमने पूरा ओवरऑल जॉइंट टॉर्ट फीजर के टॉपिक को डिस्कस किया है, अच्छे से केस लॉ के साथ डिस्कस किया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।